हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेटर। दोस्तों, ज्योग्राफी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और एक लेक्चर आपको हम दे चुके हैं भूगोल का, जिसमें हमने आपको बताया था भारत के भूगोल के बारे में, यानी कि हमारा जो भारत है उसकी अवस्थिति और उसका विस्तार कैसा है, कहां पर वो स्थित है और किन किन क्षेत्रों में कहां कहां पर वो विस्तारित है। वो आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे कमेंट आए हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। और जब आप कोई काम मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं और जब वैसा ही रिस्पॉन्स भी आता है तो फिर मन को खुशी होती है ना। आपको भी अगर कोई काम अच्छा करते हैं, कोई तारीफ करे, उसको ऑब्लाइज करे तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरे काम की तारीफ हो रही है, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है और मेरी एनर्जी का सोर्स है वो आपके व्यूज ही है। यानी जितने आपके व्यूज होंगे मुझे उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और जब ज्यादा ऊर्जा होगी तो हम जायज सी बात है कि और बेहतर कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरी ऊर्जा का ध्यान रखा करिए और अपने व्यूज के माध्यम से मुझे मेरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया करिए, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है ना। उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ है, जल्दी ही ये सीरीज भी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों को रजिस्टर कराना है या जिनको सीरीज देना है या जिनको खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम देना है, वो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करा लें और वो उनको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और उनको जो है टाइम टू टाइम, यानी जब भी सीरीज का टाइम टेबल होगा तो उनको सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। 10 सीरीज कुल होंगी, उनकी 10 व्याख्या भी होंगी, सोल्यूशन आपको पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है, आपके कोई दोस्त मित्र हैं, ठीक है, उनको बता दीजिएगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग की डिमांड है कि समीक्षा अधिकारी की 16 के लिए और पीसीएस की 20 के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाए, लाई जाए। तो हम बस प्रयासरत हैं, टीम हमारी लगी हुई है, बहुत लोग मतलब एकदम से युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही होगी रक्षाबंधन के बाद आप लोगों को समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा पूरा भारत है उस पूरे भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन है, वो किस तरीके से है, भारत भौतिक स्वरूप में किन किन क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए पहले आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद ही जब आपको हम फैक्ट बताएंगे तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, कुछ सिद्धांत है, कुछ में थ्योरी है, तो उनको समझ लेंगे तो आप जो है आगे पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये मैंने हिमालय पर्वत यहाँ से दिखाया है, ठीक है। ये नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा पर्वत तक हमने ये हिमालय पर्वत दिखाया, इसका विस्तार है ये, ठीक है। और साथ में हमने कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं, जैसे कि वेगनर का सिद्धांत है, कोबर का सिद्धांत है, हैरी हेस का प्लेट वर्किंग सिद्धांत है। इसके अलावा जो हिमालय पर्वत की विशेषताएं हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। यानी कि हिमालय के ऊपर जो भारत का भौतिक विभाजन है, इसके ऊपर आपको कम से कम 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे, तब जाकर के ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। इसलिए 3-4 लेक्चर के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक क्लियर करा देंगे। इसका ही पहला लेक्चर है जिसमें आपको हम भारत की भौतिक मतलब जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में बताएंगे और थोड़ा आपके जो है आज हम हिमालय के बारे में भी चर्चा करेंगे कि हिमालय की स्थिति कैसी है, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज हम बेसिकली यही पढ़ेंगे जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है और जब हिमालय नहीं था तो इससे पहले क्या था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1912 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और बताया था कि इसके अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है
वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, अभी आपको हम आगे बताते हैं। दोनों बातें आपको बिल्कुल विस्तार में समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, भले ही आपने ज्योग्राफी अभी तक आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन एक बार मेरे साथ भी पढ़िए और फिर देखिए कितना आपको मजा आता है पढ़ने में। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को आसान भाषा में आपको तुम क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने क्या कहा, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और कब दिया? सन 1912 में दिया। और कहा कि जो भारतीय स्थल है वो किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है, एक हिस्सा। ठीक है, और इनका सिद्धांत क्या था ये भी देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, तो इस महाद्वीपीय के विस्थापन सिद्धांत में क्या था देखिए। इन्होंने कहा कि जो सभी महाद्वीप, इस समय सभी जो महाद्वीप हैं, जितने भी आपके 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये भी जितने भी 7 महाद्वीप हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि एक उन्होंने कहा कि बड़ा सा एक भूखंड था। ठीक है, और इसी में सारे महाद्वीप इकट्ठे थे। ठीक है, यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। ठीक है, यानी कि ये बड़ा सा भूखंड था और इसके जो है दोनों ओर क्या था? ये था महासागर। ठीक है, इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया क्या कहा गया? जो ये महाद्वीप बड़ा सा बताया ना, जिसमें कि 7 महाद्वीप, जो आज आप वर्तमान में 7 महाद्वीप देख रहे हैं, वो एक ही पूरा था जिसे नाम दिया गया था पेंजिया। ठीक है, और बड़े महासागर, ठीक है, जो बड़े बड़े ये महासागर थे, इनको क्या नाम दिया गया? पैंथालासा नाम दिया गया। ठीक है, ये इनका सिद्धांत था क्या? कि सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया और बड़े महासागर को पैंथालासा नाम दिया गया था। ठीक है, ये बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही। और क्या बताया? और ये बताया कि पेंजिया का उत्तरी भाग है। ठीक है, जो पेंजिया का उत्तरी भाग है, यानी कि ये पेंजिया है, तो इसका जो उत्तरी वाला ये वाला भाग है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपका इस उत्तरी वाले भाग को कहा जाता है लॉरेशिया। ठीक है, यहाँ पर इसी का दूसरा नाम है अंगारा लैंड। ठीक है, यानी जो पेंजिया का उत्तरी वाला भाग था, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा था, उत्तरी वाला भाग था, इसे कहा गया लॉरेशिया। ठीक है, यानी कि अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को, यानी इसे क्या कहा गया? इसे अंगारा लैंड और इसे गोंडवाना लैंड। ठीक है, यानी किसको? जो पेंजिया था, ठीक है, महासागर से मतलब नहीं है, जो पेंजिया का उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया कहा गया, और जो पेंजिया का दक्षिणी भाग था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड में क्या क्या शामिल था? उत्तरी अमेरिका शामिल था, यूरोप शामिल था और एशिया शामिल था। ठीक है, जबकि जो पेंजिया का दक्षिणी भाग था, यानी कि ये वाला भाग था, इसमें इसको कहा गया गोंडवाना लैंड कहा गया। और इसमें क्या शामिल था? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, यानी कि इतने जो महाद्वीप हैं वो दक्षिणी पेंजिया में शामिल थे, यानी कि गोंडवाना लैंड का वो हिस्सा थे। ठीक है, तो इतनी बात, ये सिद्धांत है इनका कि इन्होंने जो दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यही इनका सिद्धांत था अल्फ्रेड वेगनर का, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1912 में सिद्धांत को दिया था। ठीक है, चलिए, ये तो बात हम यहाँ पर समाप्त कर देते कि उन्होंने ये कहा, चलो ये इनका सिद्धांत हमने जान लिया। ठीक है, अब एक नया पॉइंट आता है कि भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, किसमें? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप समूह। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट, यानी जो भारत का विभाजन है इन 4 क्षेत्रों में विभाजित है। जो हमारा भारत का प्राकृतिक प्रदेश है वो 4 क्षेत्रों में विभाजित है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप समूह। ठीक है, तो इन्हीं चारों को हम लोगों को पढ़ना है बारी बारी से। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि हिमालय। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कहा गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय। ठीक है, चलिए, तो जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये हिमालय पर्वत इतना ऊंचा बन गया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यहाँ पर आपको 2 सिद्धांत पढ़ने होंगे।
दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का यहाँ वर्णन किया है और बताया है अपने अपने हिसाब से कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये दो सिद्धांत के नाम आप जान लीजिए। पहला है कोबर का भूसंगति सिद्धांत, ठीक है। ये कोबर वैज्ञानिक कहाँ थे? जर्मनी के थे, तो उन्होंने कोबर ने दिया है कोबर का भूसंगति सिद्धांत। और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। जो टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसकी है? हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आप पढ़ते हैं वो हैरी हेस ने दी है, ठीक है। तो ये सिद्धांत का यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सिद्धांत का यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आपको सब कुछ हम समझाएंगे, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं कोबर का भूसंगति सिद्धांत, ये वाला, ठीक है। अगर छोटा लिखा आपको नहीं दिख रहा है, मैं सारा रीड कर रहा हूं, आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, इसलिए परेशान बिल्कुल मत हो। इसको आप एज सच हूबहू नोट कर लेना, बाकी मैं जो और कुछ बोल रहा हूं उसको भी ऐड कर लेना, तो आपका ये पूरा कंप्लीट नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो कोबर का भूसंगति सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस नामक भूसंगति थी, ठीक है। यानी कि भूसंगति मतलब कि जो है भूमि नहीं थी, बल्कि जो है गड्ढा सा था, और कहें तो बल्कि टेथिस सागर था, ठीक है। जो आपने सुना भी होगा कि जहां पर आज हिमालय है वो पूर्व काल में एक बहुत बड़ा समुद्र था, सागर था, जिसको नाम दिया गया था टेथिस सागर, ठीक है। भूसंगति थी जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड को अलग करती थी, ठीक है। अब देखिए, तो भूसंगति यहाँ पर जो है मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को ये अलग करती है, ठीक है। मतलब इनका ये सिद्धांत था कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा टेथिस सागर था इस तरह का, ठीक है, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को ये अलग करती थी, ठीक है। इन दोनों के अवसाद टेथिस सागर में जमा होते थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। ये जगह मेरे पास है, इसको बता रहा हूं, ठीक। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि ये देखिए ये आपका हिस्सा हो गया अंगारा लैंड और ये हिस्सा आप क्या हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में क्या है? बीच में ये है टेथिस सागर, बीच में क्या है? टेथिस सागर, ठीक है। तो क्या कहा कि भूसंगति जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करती थी, ठीक है। अंगारा लैंड ये हो गया, गोंडवाना लैंड ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों के अवसाद टेथिस सागर में जमा होते रहे। किन दोनों के? यानी जो अंगारा लैंड के थे और गोंडवाना लैंड के, चूंकि यहां से कुछ नदियां निकलती थी, यानी कि अंगारा लैंड से नदियां निकली कहां पर आई? टेथिस सागर में आई। गोंडवाना लैंड से नदियां निकली कहां गई? टेथिस सागर में गई। अब ये नदियां क्या है? नदियां अपने साथ कुछ अवसाद भी लाती थी, मिट्टी को, कंकड़ों पत्थरों को, पहाड़ों को बहा के ले आती थी, अवसाद ले आती थी। अब ये अवसाद कहां छोड़ती थी? इसी टेथिस सागर में जाकर के छोड़ देती थी, ठीक है। कहां पर से लाते हैं? अंगारा लैंड की नदियां लाती थी अवसाद और गोंडवाना लैंड की नदियां अवसाद लाती थी, और दोनों मिलकर क्या होता था? टेथिस सागर में उस अवसाद को छोड़ देती थी, ठीक है। तो क्या कहा कि इन दोनों के अवसाद टेथिस सागर में जमा होते रहे एवं अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, यानी कि ये तल में बैठते रहे और ये तल ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? अवतलन होने से टेथिस भूसंगति यानी टेथिस सागर में सिकुड़न होने लगी, ठीक है, यानी छोटा होने लगा, जिससे उसकी चौड़ाई घटने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? ये टेथिस सागर इस तरह से भरने लगा, ठीक। चौड़ाई क्या है उसकी? घटने लगी, इस तरह से भरने लगा। क्यों? क्योंकि नदियां ये अवसाद ला रही थी, ठीक है। जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ या वलन होने लगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये जो चट्टानें बनने लगी, ये बढ़ने लगा, तो क्या हुआ? इस तरीके से ये मोड़ बन गए या वलित पड़ गए, ठीक है। ये टेढ़े मेढ़े हुए। तभी तो आपने देखा कि हिमालय में एकदम से कैसी श्रेणी है? ये वलित पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय कैसी है? वलित पर्वत श्रेणी, क्योंकि जब ये
अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां अवसाद ला रही थी और ये समुद्र भरता जा रहा था मतलब कि जो है ऊपर आता जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ, वलन पड़ गया है, ठीक है, नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, वलित हो गया है, इसीलिए हिमालय को वलित पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा, वलन होने लगा। ठीक है, मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक हुई है। ठीक है, अब चूंकि मोड़ जो पड़े थे वो यहाँ पर, ठीक है, किनारों पर यहाँ पर ज्यादा हुई। ठीक है, इसलिए अंगारा नदी के किनारे ज्यादा हुआ और ये गोंडवाना नदी के किनारे भी ज्यादा हुआ। ठीक है, परिणाम स्वरूप एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत तथा दूसरे तरफ का मोड़ क्युनलुन पर्वत बन गया। ठीक है, यानी कि जो इधर का जो क्या बोलते हैं, इधर का जो हिस्सा था वो तो हिमालय पर्वत बन गया और जो इधर का हिस्सा था वो क्या बन गया, क्युनलुन पर्वत बन गया, जो कि मंगोलिया, मध्य एशिया वगैरह में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ेगा क्युनलुन पर्वत और ये पड़ेगा आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, और ये आपका क्या है, हिमालय है। ठीक है, तो क्या हुआ, मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक हुई, परिणाम स्वरूप एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत तथा दूसरे तरफ का मोड़ क्युनलुन पर्वत बन गया। ठीक है, यानी कि ये वाला हिमालय बन गया, यानी कि ये हिमालय बन गया और ये बन गया क्या आपका क्युनलुन, यानी कि ये बन गया। ठीक है, अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। वलन से अप्रभावित या कम प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार नाम से जाना गया। ठीक है, अब चूंकि बीच में वलन कम हुआ था, ठीक है, तो इसी बीच में जो वलन कम हुआ था इसी को क्या कहा गया, यानी तिब्बत का पठार कहा गया। ये पर्वत नहीं बन पाया, क्या हुआ, पठार जैसा बन गया। ठीक है, क्योंकि पठार की ऊंचाई कम होती है जबकि पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो किनारों पर यानी कि हिमालय पर्वत बन गया और इधर से क्युनलुन पर्वत बन गया, जो बीच में पठार जैसा हिस्सा बचा वो क्या हो गया, उससे कहा गया तिब्बत का पठार। ठीक है, तभी तो देखिए हिमालय, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार और उसके उत्तर में क्युनलुन पर्वत। ठीक है, यानी कि हिमालय उत्तर में तिब्बत का पठार और उसके उत्तर में क्युनलुन पर्वत बन गया। ठीक है, तो ये बताया है किसने, कोबर ने। इसी को कहा जाता है कोबर का भूसंगति सिद्धांत। ठीक, जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं, बड़ी कठिन भाषा में लिखा होता है, लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए मैंने आपको आसानी से इसको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कहां पर, हैरी हेस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ठीक है, ये भी हिमालय मतलब जो है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कैसे बना है, ये भी अपना सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसको समझिए। ये कहते हैं कि इनके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ। ठीक है, यानी ये कहते हैं कि जो गोंडवाना लैंड था इसके जो विशाल भूखंड था इसका विखंडन हुआ। विखंडन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट उत्तर की ओर विस्थापित होने लगी। ठीक है, यानी जो गोंडवाना लैंड थी, ठीक है, यहाँ पर जिसमें भारतीय प्लेट थी वो क्या हुई, उत्तर की ओर इस तरह से विस्थापित होने लगी और अपने से अधिक विशाल प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इधर की आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, से जा टकराई। ठीक है, टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैतीस सागर वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित होने लगा। ठीक है, यानी कहना मतलब यह है कि जो ये गोंडवाना लैंड की जो यूरेशियन प्लेट थी, जो गोंडवाना लैंड की जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई, टकराने से क्या हुआ, जो तैतीस सागर था वो भर गया और भरने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, मतलब कि कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने की बात कही है। ठीक है, तो तब भी जाकर के हिमालय बन गया और क्या बन गया, क्युनलुन पर्वत बन गया और जो बीच में था वो तिब्बत का पठार बन गया। ठीक है, तो यही जो है चीज ये भी बताते हैं कि पहले हिमालय है पर तिब्बत का पठार है और फिर क्युनलुन पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की बात कहते हैं। ठीक है, जबकि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो अवसाद थे, यानी कि अवसाद की वजह से अवकलन होने लगा, उसकी वजह से हिमालय के निर्माण का कारण बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं कोबर का भूसंगति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं हिमालय के बारे में। बाकी भी तो बहुत सारी चीजें पढ़ना है, हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है, ठीक है, जो लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, जो बेसिक इसकी विशेषताएं हैं हिमालय पर्वत की ओवरऑल, वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हम अगले वीडियो में जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट मैं बताऊंगा,
पहले तो आप यही समझिए कि जो इसका विस्तार है वो कहां पर, ये नंगा पर्वत से लेकर के और कहां तक, यहां तक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये समझिए कि है विश्व की पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है जो पूर्व और पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ठीक है, दूसरा है हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। ठीक है, अभी पूछ रहा था कि किस काल में हिमालय का निर्माण हुआ है, तो सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय एक वलित युवा पर्वत है। ठीक है, वलित क्यों है, यहाँ पर आपने देखा कि वलन पढ़ने लगे थे। ठीक है, तो और युवा क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है, तो वो युवा है, यानी कि आज उसका निर्माण हो ही रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई यानी कि यहां से लेकर के यहां तक लंबाई कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर है, और पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो इसकी आकृति है वो चापाकार है या फिर अर्धवृत्तीय। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से है, ये इस तरह से, तो ये चापाकार है या अर्धवृत्त की तरह। चापाकार मतलब कि चाप के आकार की। ठीक है, अच्छा, और इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से जो है, और यहाँ पर जो है क्या बहती है, इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये विस्तृत है। और इसकी जो सबसे पश्चिमी चोटी वो कौन सी है, नंगा पर्वत है। ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये नंगा पर्वत है, सबसे पश्चिमी चोटी है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, ये पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, जिसको हम गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र कहते हैं। और ये जो नंगा पर्वत है ये विश्व की 9वीं सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और इसे कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि कातिल पहाड़ी इसलिए है, ये बहुत ऊंची चोटी है और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है चढ़ाई करने के दौरान, मतलब मृत्यु हो गई, इसलिए इसे कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, नामचा बरवा है। ठीक है, ये वाली नामचा बरवा सबसे पूर्वी इसकी चोटी है। नामचा बरवा कहां पर है, ये तिब्बत क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बरवा। ठीक है, और हिमालय जो कश्मीर में वो लगभग 400 किलोमीटर फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। ठीक है, और जब हम एक पॉइंट यहां से लिखिएगा कि जब पश्चिम से पूर्व की, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, चौड़ाई घटती है, यानी कि ये कहें कि पश्चिम में ये सबसे चौड़ा है लेकिन ऊंचा कम है, पूर्व में चौड़ा कम है लेकिन ऊंचा ज्यादा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये तो पूर्वी हो गया, पहले पश्चिमी का आइए। ठीक है, कहां पर है ये, हिमालय अपने पूर्वी या पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से दक्षिणवर्ती मोड़, ये देखिएगा, ये दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। कहां पर, हिमालय अपने पूर्वी व पश्चिमी छोरों पर कैसा मोड़ दर्शाता है, दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, और पश्चिमी छोर पर जो मोड़ है वो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहलाता है और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहलाता है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपका सुलेमान पर्वत है, कहां पर, पाकिस्तान में है, और ये आपका जो है हिंदुकुश पर्वत है, कहां पर है, ये अफगानिस्तान में है। ये पश्चिमी छोर पर इसके मोड़ है। ठीक है, और अगर हम पूर्वी छोर पर इसके मोड़ देखें तो ये दक्षिणवर्ती मोड़ है इसका, और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो पश्चिमी इसका मोड़ है वो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। जबकि जो इसका पूर्वी मोड़ है, यानी कि पूर्वी मोड़ ये देखिए आया, ये आया। ठीक है, पूर्वी मोड़ है। ठीक है, तो इसको जो है अराकानियोमा, ये तो म्यांमार में इसको कहा जाता है, चूंकि इसका विस्तार म्यांमार में भी आगे हो गया है तो म्यांमार में इसको अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि जो यहाँ पर जो कुछ पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, जो विभिन्न राज्य हैं, मिजोरम है, नागालैंड वगैरह है, मणिपुर है, तो यहाँ पर भी जो हिमालय का विस्तार है, तो जो हिमालय के जो हिस्सा विभिन्न राज्यों में पड़ता है तो उनको विभिन्न पहाड़ी या पर्वतों के नाम से जाना जाता है, उसको आप समझिए। और कभी कभी यहाँ से प्रश्न आता है तो कैसे आता है, कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी मिलाने को आता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा, ये पूर्वी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
जैसे कि मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई गुम पहाड़ी के नाम से और म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से ये जाना जाता है। ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहां पर है? ये म्यांमार में है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज का भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब आगे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तटों द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत पठारों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए ये लेक्चर आपको दिया गया। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले लेक्चर में। नमस्कार।